Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are currently studying the topic Human Nervous System. आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका ह्यूमन आई। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। मेनली हमने इस टॉपिक को सीएनएस और पीएनएस के टर्म्स में पूरा कवर कर चुके हैं। बस अभी हमें ह्यूमन आई, जो कि इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो हम चीज कवर करेंगे। उसके बाद से ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी चीजें देखी थी उसका एक क्विक व्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, उसके बाद से हमने नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में समझा, देन हमने फंक्शनिंग देखी, हमने पूरा फ्लो चार्ट कवर कर चुका है ना। जो भी चीजें थी हमने वो सारी चीजें देखी, सेरेबेलम कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर लोब्स हमने देखे, उसके बाद से हमने ओल्फैक्टरी लोब देखा एंड यहाँ पे डायंसिफिलॉन क्या है, उसके बाद से मिड ब्रेन क्या है। तो हमने मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, इन तीनों टर्म्स में ब्रेन भी कवर कर लिया। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद से हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देखे कि क्रेनियल और स्पाइनल दो तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन है मेनली। उसके बाद से हमने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस जो है उसमें सोमैटिक में क्लासिफाई किया है इसको, सोमैटिक, और उसके बाद से आ जाता है आपका ऑटोनॉमिक पीएनएस, तो इसमें क्लासिफाई किया है। क्रेनियल नर्व्स होते हैं सोमैटिक में और आपके एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो ये सारी चीजें कवर की और उसके बाद से हमने सिंपैथेटिक पीएनएस देखा, पैरासिम्पैथेटिक देखा। तो आज आप नए टॉपिक से शुरू करते हैं। नया सब टॉपिक है जो इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, उससे शुरू करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन आई। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है। अब यहाँ पर जो आई है, ह्यूमन आई है, वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फोटो मींस लाइट, है ना। फोटो साइंस में किस लिए यूज करते हैं? लाइट के लिए यूज करते हैं। फोटो वर्ड किससे रिलेटेड है? लाइट से। तो आई क्या है? एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है एंड आईज आर द सेंसरी ऑर्गन्स दैट अलाउ अस टू सी, है ना। आईज क्या है? सेंसरी ऑर्गन है जो हमें इसलिए मदद करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकें या देख पाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन आई में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबलिंग है जिसे हमें देखना है ना। सबसे पहले आ जाता है आपका फ्रंट में। फ्रंट में कहां से शुरू करते हैं? कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉर्निया वाला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो आपके अंदर ये ब्लैक वाला पार्ट है, उसके जो आउटर साइड पे दिख रहा है, दैट इज आइरिस, है ना। आइरिस के बाहर, आइरिस के बीच में जो ब्लैक, एकदम ब्लैक वाला पार्ट होता है छोटा, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया आएगा। कॉर्निया के बाद आप देखेंगे कि कॉर्निया के बाद क्या चीज दिखाई दे रही है? ये जो आइरिस है, ये आउटर लेयर डार्क ब्लू कलर का, वो दिखा आपको आइरिस। फिर प्यूपल देखेंगे जो ब्लैक कलर का अंदर साइड पर। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद कौन सी लेयर दिख रही है? तो उसके बाद से सेलेरा दिख रहा है। सेलेरा दिख रहा है, उसके बाद से अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर लेंस प्रेजेंट है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा यहाँ पर। इसके बाद से सिलेरी बॉडी एंड मसल, तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं इस पार्ट में जहां पर लेंस के पास, है ना। ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ग्रेश कलर का पार्ट है, कंजक्टिवा होता है। इसके बाद यहाँ साइड आते तो पीछे रेटिना, रेटिना वाले पार्ट में इमेज फॉर्मेशन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं इसका। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व आ जाएगा। फिर आता है मैक्यूला, है ना। ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाने वाला है, ऑप्टिक नर्व हो गया। इसके बाद से रेटिना के ब्लड वेसल्स हैं, विट्रियस बॉडी है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो यहाँ पर हमें ह्यूमन आई में पढ़ने हैं, है ना। ह्यूमन आई में सारे हमें लेबलिंग्स पढ़नी है कि किस लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ जाते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। एक बार आप 3D स्ट्रक्चर देख लीजिए तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न द थिंग्स एंड टू रिटेन द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं कि किस तरीके से नर्व्स वगैरह कनेक्टेड हैं। पीछे आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, है ना। तो नर्व्स ही दिख रही हैं जहां पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये सारे न्यूरॉन्स हैं जो प्रॉपरली ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। अब आ जाते हैं सबसे पहला जो कि है सिलेरा। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन आई का तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, है ना। स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर आपका सेंटर पार्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर ये हो गया आपका प्यूपिल वाला पार्ट। तो इस पार्ट को क्या कह रहे हैं हम? प्यूपिल, है ना। इस पार्ट को पर्टिकुलरली क्या कह रहे हैं? प्यूपिल कह रहे हैं। यहाँ पे जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, दिस व्हाइट वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेलेरा, है ना। सेलेरा इसको बोलेंगे। और उसके बाद से ये जो ब्लैकिश पूरा ब्लैक पार्ट होगा इसके अंदर, मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसको आप क्या बोलेंगे? कॉर्निया प्रेजेंट है यहाँ पर।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं। तो सेलेरा क्या है, ये व्हाइट हार्ड ओपेक थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ना। इन ह्यूमंस व्हाइट हार्ड होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये चीज है। फिर सेलेरा क्या प्रोवाइड करता है कि आपकी आई को, आपकी आंखों को एक डेफिनेट शेप देने का काम कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेजेंट है ये, तो आपकी आईज को क्या कर रहा है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसलिए क्योंकि सेलेरा व्हाइट कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाइट ऑफ द आई। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसको हम व्हाइट ऑफ द आई बोलते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सेलेरा जो है या व्हाइट ऑफ द आई किस पार्ट ऑफ ह्यूमन आई को कहा जाता है, तो सेलेरा है ना। एंटीरियर पार्ट ऑफ सेलेरा को क्या कहते हैं, कंजक्टिव आई। एंटीरियर पार्ट जो होगा उसी सेलेरा का, बाहरी जो पार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, कंजक्टिव आई कहा जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, विच इज कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, इट इज आउटर विजिबल पार्ट, है ना। जो आउटर विजिबल है आपकी आंखों का बाहरी पार्ट, वो चीज क्या हो गई आपकी कॉर्निया। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रेक्टिंग और बेंडिंग लाइट, क्योंकि सबसे पहले लाइट इस पे आके पड़ेगी। अब इसका काम ही है रिफ्रेक्ट करना, है ना। जैसे कोई सरफेस है तो यहां से उसको अंदर पहुंचाना क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्शन। तो यहां से लाइट अगर इस पर पड़ रही है तो इसका काम क्या होगा कि लाइट को अंदर पहुंचाने का काम करेगा, जो आपका कॉर्निया है। कॉर्निया का एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कॉर्निया क्या करता है कि जब भी सपोज ये आपकी आई है और इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ रहा है कि अगर यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, या फिर कुछ भी चीज आ रहा है यहां से, जो भी डस्ट है ना, डस्ट भी एंटर कर रही है आप आईज में, तो उस डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखता है आपका कॉर्निया, है ना। ह्यूमन आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट है डस्ट से, और डस्ट के साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेब्रिस से प्रोटेक्ट करके रख रहा है, जर्म्स से प्रोटेक्ट करके रख रहा है, और साथ ही साथ यूवी रेज जो आती है उससे भी प्रोटेक्ट करके कौन सा पार्ट रखता है, कॉर्निया। तो इसलिए कॉर्निया का जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रैक्टिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट। द जॉइंट बिटवीन सेलेरा एंड कॉर्निया इज नोन एज सेलेरो कॉर्नियल जंक्शन, है ना। बीच में जॉइंट को क्या बोल रहे हैं, इसका और इसका जो जॉइंट होगा सेलेरा और कॉर्निया का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन पॉइंट बोल रहे हैं, सेलेरो कॉर्नियल जंक्शन, है ना। एज द नेम एम्प्लाइज कि हम इसको क्या बोलेंगे, सेलेरो कॉर्नियल जंक्शन कहेंगे। फिर आ जाता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में देखते हैं कि ऑल्सो नोन एज कॉर्नियल ग्राफ्टिंग is a surgical procedure where a damaged or deceased cornea is replaced by a donated tissue। कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जहां पर डैमेज या डिसीज्ड कॉर्निया को रिप्लेस किया जाता है कोई डोनेटेड टिश्यू से, है ना। कोई डोनेट कर रहा है, अब इसको रिप्लेस कर देंगे। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इसलिए सक्सेसफुल होता है बिकॉज इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो इट लैक्स ब्लड वेसल्स, इसलिए यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्लस अब कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो कॉर्निया जो है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करेगा बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ ट्रैवल कर रही है, लो कॉन्सेंट्रेशन के टाइम कर रही है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो कॉर्निया है वो ऑक्सीजन किस मेथड से ऑब्टेन करता है, तो इट ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के मेथड से ऑब्टेन करेगा। कॉर्निया अलाउ लाइट टू एंटर इन द आई, और कॉर्निया ही है जो लाइट को अलाउ कर रहा है कि वो आपकी आई में एंटर कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए सेलेरा और कॉर्निया का, प्लस हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन और कॉर्नियल ग्राफ्टिंग देख ली कि वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके बाद आ जाते हैं कोरॉइड पे, जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोरॉइड, यहाँ पे कोरॉइड की लेबलिंग हमने शायद नहीं पढ़ी है ना। तो कोरॉइड की जो लेबलिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे आपका सेलेरा है, सेलेरा और रेटिना के बीच में होता है, तो ये वाला जो लेयर आपका सेलेरा है, और यहाँ पे जो अंदर वाली लेयर है ना, अंदर वाली लेयर है आपका रेटिना वाला जो पार्ट है, ये इसके बीच वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोरॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेबलिंग है जो उसमें मार्क नहीं है और उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर कोरॉइड देखें तो इट इज अ वस्कुलर लेयर ऑफ द आई, वस्कुलर लेयर है वहां बीच में प्रेजेंट है। A thin layer of tissue in the eye that contains blood vessels and connective tissue, क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल्स कंटेन कर रहा है, प्लस कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट है। अब ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को आउटर लेयर्स ऑफ द रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि रेटिना और उसके बीच में, तो रेटिना तक जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाता है, कोरॉइड। और कोरॉइड क्या एक वस्कुलर लेयर है आपकी आई में। इट डार्कन्स द कैविटी ऑफ आईबॉल टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, कि अंदर इंटरनल इस तरीके से रिफ्लेक्शन ना हो
उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उस कैविटी को क्या करता है, डार्कन कर देता है। जो आईबॉल की कैविटी है उसको डार्कन कर देगा टू प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आ जाते हैं रेटिना पे। तो रेटिना जो है, रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी आईज की, है ना। आईज की रेटिना इज द लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल विद इन द आई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिसेप्टर सेल्स आएंगे वो उस पर ही पड़ेंगे, लाइट से जुड़े हुए सेल, तभी यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो किस पार्ट पे जाके आपके ह्यूमन आई के किस पार्ट पे जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, ये चीज याद रखनी कि रेटिना जो है, रेटिना पे जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। और यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है ऑन द रेटिना। अब यहाँ पे दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरीके के सेल्स कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, एक तो रॉड्स प्रेजेंट होते हैं और एक कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरीके के सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। अब रॉड्स जो हैं, सपोज कभी लाइट चली गई है या कहीं पर बहुत कम लाइट है ना, लाइट या तो ऑफ कर दिया है, बहुत कम लाइट है, तो उस थोड़ी बहुत लाइट में जो सेल्स देखने में हेल्प करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रॉड्स कहा जाता है। तो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट डिम एंड लो लाइट बट दे डजंट हैव द कैपेसिटी टू सी कलर्स, है ना। थोड़ी बहुत मदद कर देंगे कि आपको थोड़ी कम लाइट में देखने में हेल्प कर दे, बट उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि अलग अलग कलर्स को वेरीफाई कर पाए कि ये रेड कलर है, पिंक कलर है, इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कोन्स होते हैं वो हायर लाइट लेवल पे एक्टिव होते हैं एंड ये कलर विजन में भी एक्टिव होते हैं, है ना। कलर विजन में भी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल है हाई स्पेशल एक्यूटी के लिए कि अलग अलग कलर्स को वेरीफाई करने में कौन से सेल्स हेल्प करते हैं, तो कौन से यहाँ पर हेल्प करते हैं, बिकॉज हायर लाइट लेवल्स पे ये एक्टिव रहते हैं। तो रॉड्स डिम लाइट पे एक्टिव रहेगा एंड कौन सेल्स कब एक्टिव रहेंगे, ब्राइट लाइट पे एक्टिव रहेंगे एंड इट हेल्प्स यू, इट इनेबल्स यू टू सी डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले लाइट यहाँ पर आएगी बाहर से और इस तरीके से कहां पर फॉल होगी, आपके रेटिना वाले पार्ट, ये जो रेटिना वाला पार्ट है इस पर लाइट फॉल होगी, है ना। मींस रेटिना वाले पार्ट पे लाइट फॉल हो रही है। इसके बाद ये जो रेटिना वाला पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है ताकि ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल्स पहुंच सके। तो ये हो गया ऑप्टिक नर्व। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ा है कि जो ये आपका पिंकिश कलर है या फिर एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा कलर है ये, तो यहाँ पे क्या है कि रेटिना वाले पार्ट पे क्या हुआ, लाइट फॉल हुई, लाइट फॉल हुई, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कोन्स प्रेजेंट है। एक तो कोन्स हो गए आपके और दूसरे आपके कौन से प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेटिना पे लाइट पड़ती है इस पार्ट पर, इसके बाद से ये ट्रैवल करती है, इस जगह पर आती है। अब यहाँ पे आपके रॉड सेल्स भी प्रेजेंट है ना, जो कि डिम लाइट पे काम करेंगे। डिम लाइट दिख रही है, लेकिन जो कोन्स है ये ब्लू कलर है और ये ब्राइट लाइट को दिखाता है कि यहाँ पे ब्राइट लाइट पड़ रही है। उसके बाद से ये इस पर फॉल होने के बाद इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, फाइनली ये ऑप्टिक नर्व से ट्रैवल करके सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं। तो सेल्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू रॉड्स एंड कोन्स, यहाँ पर ऐसे सेल्स इसके पीछे प्रेजेंट होंगे ताकि ये नरिशमेंट दे दे उन रॉड्स और कोन सेल्स को। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आ जाता है येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, टू इंपॉर्टेंट टर्म्स है। द पार्ट ऑफ रेटिना वेयर रॉड्स एंड कोन सेल्स आर फाउंड मैक्सिमम इन नंबर्स, उस स्पॉट को क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। जहां पर ज्यादा रेटिना पे रॉड्स और कोन सेल्स प्रेजेंट है, रेटिना का वो पार्ट जहां पर मैक्सिमम प्रेजेंट है ये सारे सेल्स, तो उस जगह पर क्या होगा, उस जगह को बोलते हैं येलो स्पॉट। और वहां पर एकदम क्लियर इमेज फॉर्म होगी क्योंकि दोनों सेल्स अच्छे से प्रेजेंट है ना, दोनों सेल्स अच्छे से प्रेजेंट है तो क्लियर इमेज फॉर्म होगी। बट ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट होता है ना, येलो स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये येलो स्पॉट वाला पार्ट यहाँ पे लेबल है। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे पार्ट होता है, आपके जो ऑप्टिक नर्व का रास्ता होता है ना, पाथ होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो इस पॉइंट पे रॉड्स और कोन सेल्स एब्सेंट होते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए आप यहां से तो ब्लाइंड स्पॉट में किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये दोनों ही स्पॉट्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, रेटिना पे प्रेजेंट है। फिर आते हैं आइरिस एंड प्यूपिल पे, है ना। तो प्यूपिल आपका ये सेंटर वाला पार्ट हो गया और आइरिस आप देख सकते हैं कि जो आइरिस है ये यहाँ पे जो आइरिस वाला पार्ट हो गया। तो आइरिस एक इनवॉलेंट्री मसल है और ये क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल छोटा है, आइरिस बड़ा है, तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को कंट्रोल करेगा। बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोगों को कंट्रोल करते हैं, तो बड़ा पार्ट किसको कंट्रोल कर रहा है, छोटे पार्ट को। Iris controls the amount of light entering an eye by changing the size of pupil.
ये प्यूपल के साइज को हमेशा चेंज करता रहता है। अभी ज्यादा लाइट आ रही है, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, है ना, ऐसे बोलता है, ऑर्डर दे रहा है कि भाई आयरिस क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से काम करता है। आयरिस क्या बोल रहा है प्यूपल को कि अब ज्यादा लाइट आ रही है, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, इतनी लाइट की जरूरत नहीं है तुम्हारी मतलब आंखों को। इसके बाद से अगर आयरिस के पास, है ना, आयरिस बोलेगा प्यूपल को अब कम लाइट आ रही है तो तुम एक्सपेंड हो जाओ, क्योंकि अब जरूरत है आंखों पे उतनी लाइट एंटर करने के लिए, इसलिए एक्सपेंड हो जाओ। तो ये दोनों काम करवाता है आयरिस, किससे, प्यूपल से काम करवाता है कि एक्सपेंशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से वर्क होगा, है ना। जैसे आपके पास ब्राइट लाइट है, अब आपकी आंखों में ब्राइट लाइट, अब बहुत तेज लाइट में खड़े हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा, आयरिस एक्सपेंड कर जाएगा, आयरिस आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि आयरिस जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज अब इस केस में क्योंकि आंखों के अंदर बहुत ज्यादा लाइट नहीं जानी चाहिए, तो मिनिमम लाइट एंटर करेगी उस टाइम पर आपकी आंखों पर। लेकिन इन द केस जब डिम लाइट है, बहुत ज्यादा डिम लाइट है, तो आयरिस खुद कॉन्ट्रैक्ट होगा, आयरिस कॉन्ट्रैक्ट होके बोलेगा प्यूपल को कि वो एक्सपेंड हो जाए, है ना। तो आयरिस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके उसके सामने क्या होता है, प्यूपल एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंस आएगा, इस साइड इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि प्यूपल क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम लाइट एंटर करती है आई में, है ना, मैक्सिमम लाइट एंटर करती है आपकी आंखों पे। तो ये दोनों चीज है। अब देखिए यहाँ पे ब्राइट लाइट है, तो ब्राइट लाइट में क्या हो रहा है, जो प्यूपल है सबसे अंदर वाला पार्ट, ये छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद से देखेंगे कि नॉर्मल लाइट है, तो नॉर्मल लाइट में क्या हो रहा है, ये आपका इतना अपने सेम साइज, कांस्टेंट साइज पर था, लेकिन जैसे ही क्या आ रहा है, डिम लाइट हो रहा है, तो यहाँ पे ये छोटा हो गया था, अब प्यूपल क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा इसका कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, एक्सपेंशन देख रहे हैं। इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, एक्सपेंशन, है ना। अब ये चीज यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी लिंक के साथ, तो वहां पर मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है। वैसे आप ध्यान में रखिएगा अगर नहीं किया तो। यहाँ पे देखिए लेंस और सिलेरी मसल्स होते हैं। तो लेंस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लेंस प्रेजेंट है आपकी आंखों में, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। अब ये लेंस फ्लेक्सिबल होता है एंड कीप द इमेज ऑन द रेटिना। ये लेंस इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है आंखों में, वो रेटिना पे जाकर हो, और उसके शेप को चेंज करता रहता है, प्लस कन्वर्ज करता है लाइट को, कि लाइट अलग अलग पॉइंट से आकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। तो ये होता है कन्वर्जेंस। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट फैल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस कहेंगे। तो बाहर से लाइट हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कन्वर्जेंस जो होता है वो इसकी वजह से हो रहा है। सिलेरी मसल्स क्या आपके स्मूथ मसल्स हैं इन द मिडिल लेयर ऑफ द आई, एंड द मेन फंक्शन टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ये लेंस के शेप को क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं, ये सिलेरी मसल्स का मेन फंक्शन है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, है ना, कोन्स जो होंगी वो एब्सेंट होते हैं कैटल्स पे, है ना, कैटल्स पे कोन्स नहीं होते हैं जो कलर, अलग अलग कलर्स को देखने में हेल्प करते हैं। तो कोन्स यहाँ पर कैटल्स में एब्सेंट है, इसलिए ये कलर्स नहीं देख पाती हैं, अलग अलग कलर्स को कैटल्स जो होते हैं वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आंखों में रॉड सेल्स जो कि डिम लाइट पे काम करते हैं, रॉड सेल्स की डिफिशियंसी है, तो उस केस में पर्सन किससे सफर कर रहा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा होगा, उसको रातों में दिखाई नहीं देता होगा प्रॉपर। इसके बाद से अगर कोन सेल्स की डिफिशियंसी हो जाती तो उस केस में, क्योंकि कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजुअलाइजेशन, तो कलर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और अगर डेफिशिएंसी है कोन्स की तो उससे क्या कॉज हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी। अब यहाँ पे कुछ सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में। तो जो सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस है उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे कि पेरिफेरल ह्यूमन कलर विजन को डिसाइड करता है। तो ऐसे मोस्ट पीपल हैं जिनके पास 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स होंगे। तो अगर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स हैं जिनमें, और ऐसे भी लोग होंगे जिसमें 4 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स होंगे। तो ऐसी कुछ विमेन्स होती हैं जिसमें 4 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स होते हैं, है ना, 4 टाइप्स, विमेन और मैन, इन दोनों में डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में। कि कुछ लोग हैं जहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन ऐसी कुछ विमेन है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए ज्यादा कलर्स को वेरीफाई कर पाती हैं, है ना। ये स्मॉल परसेंटेज में ही होता है। आपने देखा होगा कुछ लड़कियों को कि बहुत ज्यादा कलर डिफरेंशिएशन कर सकती हैं, वो ये वाला कलर है मतलब ब्राइट है, ये वाला है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो उनको अच्छे से क्लासिफाई कर पाती हैं। सारी वुमेन में प्रेजेंट नहीं होता है कि पूरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि सारी फीमेल्स ही ऐसी हैं जो ज्यादा कलर्स वेरीफाई कर पाती हैं।
सारे नहीं होते हैं, स्मॉल परसेंटेज ऑफ वुमेन हैव 4 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स, जिसके कारण वो मेल से ज्यादा कलर्स को वेरीफाई कर पाती हैं। ये थोड़े से सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस है मेल और फीमेल पर। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, है ना। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया। और एक चीज है आपकी, जैसे जो आई रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, जहां पर हम मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन वो चीज हम फिजिक्स वाले टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स वाले टॉपिक में इसलिए कवर करेंगे क्योंकि हमें डिटेल में इमेज फॉर्मेशन पढ़ना होगा। और जब हम इमेज फॉर्मेशन वहां पर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से फोकस में इमेज फॉर्म हो रही है या अदर जगह पर इमेज फॉर्म हो रही है ना। बहुत सारे होते हैं, कर्वेचर पढ़ना होता है, रेडियस पढ़ना होता है। तो उस टाइम पे जब हम प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम आई रिलेटेड इफेक्ट्स को भी वहीं पर कवर करेंगे फिजिक्स वाले टॉपिक में। सो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर एंड करते हैं। ये लास्ट पार्ट था आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम का आई वाला टॉपिक। अब ये लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये वाला जो पीडीएफ है, इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है तीनों पार्ट्स का, वो आपको इस लेक्चर के लिंक पर मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करिए इसको और वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे। We are going to meet in the next lecture with a new topic, human reproductive system. So thank you everyone.